जय हिंद। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में क्या करा था कि तुगलक वंश जो हमारा दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे इतिहास, उसमें से हमने लास्ट लेक्चर में तुगलक वंश के बारे में कवर किया था। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश और लोधी वंश। ये छोटा छोटा है, इसमें से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके बाद फिर हम जो दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित कुछ शब्दावली है, जो शासन प्रशासन से संबंधित कुछ इकाइयां हैं, उनको पढ़ेंगे 2 मिनट। और इसके बाद फिर ये हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर होगा दिल्ली सल्तनत का, और इसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सैयद वंश। तो सैयद वंश हमारा कब से कब तक रहा। आज मैंने ज़्यादातर चीज़ें पूरी लिख ली है, क्योंकि टाइम ना लगे और लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाए, सल्तनत काल खत्म हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो सैयद वंश है, तो सैयद वंश कब से कब तक रहा। ये हमारा रहेगा, जैसे लोधी वंश हमारा रहेगा 1451 से 1526 तक, 1526 तक। ठीक है। तो ये हमारा कब से कब तक रहेगा, 1414 से 1451 तक। ठीक है। 1414 से 1451 तक। तो ये हमारा सैयद वंश है। अब सैयद वंश में हमने जब तुगलक वंश देखा था, तो वहाँ पे तुगलक वंश में हमने ये देखा था कि जो लास्ट वाला जो शासक था, उसको खिज्र खां, तैमूर लंग का नाम सुना होगा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तैमूर लंग आक्रमण करता है। ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय पर, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय पर। और फिर इसी का जो सैनिक होता है वो होता है कौन, खिज्र खां। कौन होता है, खिज्र खां। ठीक है। तो तैमूर लंग यहाँ से जीत करके चला जाता है, और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी किसे सौंप जाता है, खिज्र खां को सौंप जाता है। ठीक है। तो खिज्र खां फिर यहाँ पर सैयद वंश की स्थापना करता है। ठीक है। अब खिज्र खां क्या था, तैमूर लंग का एक प्रकार का गुलाम ही था। ठीक है। तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। क्या, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वो अपने मालिक के प्रति क्या रहा, वफादार रहा। ठीक है। और उसने मात्र रैयत ए आला की उपाधि धारण करके शासन प्रशासन चलाता रहा। ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है, तो खिज्र खां है। यहाँ से कुछ ज्यादा नहीं आता है, हमेशा यही आता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिज्र खां। अंतिम शासक कौन था, मुबारक शाह। कौन था, मुबारक शाह। ठीक है। जो तैमूर लंग का जो बेटा था, तैमूर लंग का, यदि हम आगे थोड़ा सा करें डिस्कस, तो तैमूर लंग का जो लड़का था उसका नाम था क्या, शाहरुख। शाहरुख नाम था। तो जब तैमूर लंग खत्म हो गया, जब तैमूर लंग की मृत्यु हो गई, तो जो टैक्स वगैरह होता था, तो ये खिज्र खां किसे देता था, शाहरुख को देता था। ठीक है। लेकिन फिर जब खिज्र खां के जब लड़के आए, तो फिर उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया और अपना यहाँ पर स्वतंत्र राज कर लिया। ठीक है। तो यहाँ तक आपको इतनी चीज यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। पूछेगा कि खिज्र खां किसका सेनापति था, तो तैमूर लंग का सेनापति था। आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोधी वंश के बारे में। किसके बारे में, लोधी वंश के बारे में। तो लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा। और इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना की बहलोल लोधी ने। किसने की, बकलोल लोधी ने। कैसे याद नहीं होगा, तो बकलोल लोधी इसको बोलना है। तो बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की। और दिल्ली पर ये प्रथम अफगानों का प्रथम साम्राज्य था। मतलब दिल्ली पर अफगानों के द्वारा प्रथम क्या था, ये साम्राज्य था। ठीक है। यहाँ पे आपको समझना, दिल्ली में अफगानों के द्वारा पहला जो तो क्या था, शासन प्रशासन का वो था। इसके पहले अफगानों ने नहीं, बाहरी लोगों ने, जो तो तुर्कों ने जो तो शासन किया। ठीक है। तो अरब के लोगों ने आए और भारत में आक्रमण किए। ये सारी चीजें आपको समझना है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। फिर जब बहलोल लोधी के बाद हमारा सिकंदर लोधी आता है। सिकंदर लोधी ने, सिकंदर शाह लोधी, यदि यहाँ पे आप करना चाहें तो सिकंदर शाह कर लीजिएगा, सिकंदर शाह लोधी। ठीक है। तो सिकंदर शाह लोधी 1504 में क्या करता है, आगरा शहर की स्थापना करता है और इसको राजधानी भी बनाता है। क्या, इसे राजधानी भी बनाता है। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछेगा कि आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर शाह लोधी ने। कब की थी, तो 1504 में की थी। पूछेगा कि सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो आगरा को बनाया। ठीक है। फिर इसने एक नापने की पद्धति भी निकाली जिसे गज ए सिकंदरी कहा गया। और ये गुलरुखी, गुलरुखी मतलब जैसे एक पत्र, जैसे हमारे समाचार पत्र होते हैं, तो उसमें दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर ऐसे आते हैं, तो ये गुलरुखी नाम से उसके ऊपर क्या छपा होता था, गुलरुखी। तो गुलरुखी नाम के शीर्षक से कविताएं जो तो लिखता था। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन सीधा सा आता है कि गुलरुखी
शीर्षक से कौन अपनी कविताएं लिखता था? तो सिकंदर शाह लोधी लिखता था, ठीक है। इसने और क्या किया? नागरकोट में जो ज्वाला देवी मंदिर था उसे जो तो तोड़ दिया। क्या किया? उसे तोड़वा दिया। क्या कर दिया? उसे तोड़वा दिया। और जो उसके अवशेष थे तो उसे कसाईयों वगैरह में दे दिया, ठीक है, मांस वगैरह नापने के लिए, ठीक है। तो ये सब जो तो यहाँ पे याद रखना है। पूछेगा कि नागरकोट ज्वाला मंदिर को किसने तहस नहस करवाया? तो सिकंदर शाह लोधी ने, ठीक है। इसने ताजिया पर बैन लगा दिया। क्या? ताजिया पर बैन लगा दिया। मुस्लिम महिलाओं को पीरों और संतों के पास जाने से इसने क्या लगा दी? रोक लगा दी। क्या कर दिया? रोक लगा दी। क्रॉस मतलब रोक और राइट मतलब इसने किया, ठीक है, ऐसा। फर्स्ट सुल्तान जो हिंदुओं में होली के त्योहार में शामिल होता था तो वो कौन था? सिकंदर शाह लोधी, ठीक है। सिकंदर शाह लोधी को माना जाता है कि ये होली में, हिंदुओं के होली त्योहार में शामिल होने वाला प्रथम शासक था, ठीक है। सिकंदर शाह लोधी के बाद हमारा अंतिम शासक आता है इब्राहिम लोधी। कौन? इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी जब शासक बनता है तो इसका एक चाचा होता है आलम खां। कौन? इसका इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां। और इधर पंजाब का एक शासक होता है दौलत खान लोधी। कौन? दौलत खान लोधी। अब इधर दूसरी तरफ एक इतिहास में क्या चल रहा है कि बाबर जो तो अपने फरगना प्रांत में है और वहां पे संघर्ष कर रहा है। और जब उसे भारत के बारे में पता चलता है, यहाँ की समृद्धता के बारे में पता चलता है, बोलते हैं कि वो अपनी दादी से मोटिवेट होकर के जो तो भारत में आक्रमण करने की प्लानिंग करता है। और इधर पे आलम खां और दौलत खान लोधी भी दिल्ली की सत्ता को हथियाना चाहते हैं। तो वो इब्राहिम लोधी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए आलम खां और दौलत खान लोधी ने इसको बाबर को जो हो तो न्योता दिया। किसके लिए? यहाँ पर युद्ध के लिए, इब्राहिम लोधी को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो बाबर के लिए एक अच्छा चांस था और बाबर जो हो तो इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। तो वो आया और यहाँ पर फिर 1526 में इब्राहिम लोधी के साथ उसका युद्ध होता है, ठीक है। तो बाबर की महज मात्र लगभग 15 से 20 हजार सेना थी। कितनी? 15 से 20 हजार की सेना। कितनी थी? 15 से 20 हजार। और इसकी लगभग 1 लाख सेना थी। कितनी? 1 लाख की सेना थी। लेकिन 21 अप्रैल 1526 में होने वाले पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध, यहाँ पे लिख लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का फर्स्ट युद्ध, इसमें बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोधी बुरी तरीके से पराजित होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे जो युद्ध का डिटेल है कि कैसे कैसे युद्ध हुआ, तो वो थोड़ा बहुत वो पेपर में तो कभी नहीं आएगा, लेकिन एक समझ बढ़ाने के लिए हम जो तो डिस्कस कर सकते हैं। तो जब हम बाबर को पढ़ेंगे तब यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाबर के साथ जो और भी युद्ध होते हैं, खानवा का, चंदेरी का, ये सारे युद्ध भी हमें डिस्कस करना है। तो पानीपत का युद्ध वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सही से, ठीक है। अब हम इसे इरेज करके जो कुछ शब्दावली हैं उसे देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे आगे जो हमारे कुछ शब्दावली है, इतनी है, और इसके बाद फिर ये पूरा हमारा सल्तनत कालीन इतिहास खत्म हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, जैसे यहाँ पे इसके पास 1 लाख की सेना थी लगभग और इसके पास 15 से 20 हजार की। लेकिन बाबर इसको क्या कर देता है? बाबर इसे पराजित कर देता है, ठीक है। बाबर इसको क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और इब्राहिम लोधी यहाँ से इसके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में खत्म होने वाला सल्तनत कालीन एकमात्र शासक है। सल्तनत कालीन एकमात्र शासक कौन है? इब्राहिम लोधी, जो युद्ध के मैदान में खत्म हुआ था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। बोला जाता है कि इब्राहिम लोधी जब इसकी सेना जो हो तो हारने लगी, तो यहाँ पर इब्राहिम लोधी के कई लोगों ने बोला भी कि पीछे हट जाइए, लेकिन बोलते हैं कि इब्राहिम लोधी स्वाभिमानी प्रवृत्ति का था और उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है, इब्राहिम लोधी खत्म हो गया और युद्ध के मैदान में खत्म होने वाला सल्तनत कालीन एकमात्र शासक था, ठीक है। यहाँ पे शब्दावली में यदि हम देखें तो सुल्तान जो है ये क्या है? केंद्रीय प्रशासन का जो हो तो प्रमुख व्यक्ति है। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया, ठीक है। मतलब राजा कौन है? सुल्तान। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन है? सुल्तान होता था, ठीक है। वजीर क्या है? राजस्व विभाग। वजीर को हम और क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है।
प्रधानमंत्री। ये कौन होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, काजी की बात करें तो यह न्यायाधीश होता था एक प्रकार का। और सुल्तान के बाद जो न्यायाधीश में जो रैंक थी तो किसकी थी? काजी की थी। सुल्तान सबसे फर्स्ट न्याय करने में, और यदि सुल्तान नहीं है तो फिर कौन? काजी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। बरीद जो था तो ये क्या था? गुप्तचर, गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है। अब दीवान ए खैरात की बात करें तो दीवान ए खैरात में, दीवान ए खैरात ये जो था दान विभाग का था। यहाँ पे हमने देखा भी था फिरोज शाह तुगलक के समय में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी इसकी स्थापना? फिरोज शाह तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए बंदगा की बात करें तो इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि जो दासों की सर्वाधिक संख्या है 1,80,000, तो किसके समय पर थी? फिरोज शाह तुगलक के समय पे। दीवान ए मुस्तखराज, ये जो वित्त विभाग था तो ये किसके समय, ये इसकी स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन ने। किसने? अलाउद्दीन ने इसकी स्थापना की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज भी आपको याद रखनी है। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए कोही की बात करें तो ये क्या था? कृषि विभाग था। क्या था ये? दीवान ए कोही की बात करें तो ये क्या था? कृषि विभाग था। और इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जब हमने देखा था कि दोआब के क्षेत्र में कर की वृद्धि की थी इसने, दोआब के क्षेत्र में कर की वृद्धि की थी, तो यहाँ से फिर और उसी समय पर दोआब के क्षेत्र में सूखा पड़ गया। इससे जो हो तो काफी सारे लोगों को दिक्कत हुई। फिर इसने कृषि विभाग बनाया। ये क्या था? कृषि विभाग। और किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। फिर यदि आगे बात करें तो दीवान ए अर्ज, ये क्या था? सैन्य विभाग था। ये क्या है? सैन्य विभाग है। और इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन के समय, बलबन ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से याद रखना है। अब सल्तनत कालीन करों की यदि बात करें, टैक्सों की, कौन कौन से टैक्स थे? तो मैंने ट्रिक भी बताया था पीछे कि कौन कौन से था। जजिया, जकात, खुम्स, खराज और उस्र। उस्र को मैंने वहां पर शामिल नहीं किया था। तो जजिया क्या था? गैर मुस्लिमों से, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। ठीक है, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला क्या था? ये धार्मिक कर था। ठीक है, धार्मिक कर था। जकात क्या था? मुस्लिमों से लिया जाने वाला, मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। ठीक है, खुम्स की बात करें तो ये युद्ध में लूटा हुआ धन था। युद्ध में लूटा हुआ धन, युद्ध से लूटा हुआ धन। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि 1/5 भाग जो हो तो सुल्तान लेता था, और 4/5 भाग, 4/5 भाग बांट दिया जाता था। किसमें? सैनिकों में। 4/5 भाग सैनिकों में। ठीक है, और खराज की बात करें तो ये क्या होता था? भूमि पे लगान। ये क्या होता था? भूमि पे लगान होता था। और यहाँ पे यदि उस्र की बात करें तो ये क्या होता था? मुस्लिमों से लिया जाने वाला, मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर, मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ठीक है, मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या था? उस्र था। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एकता प्रणाली के बारे में डिस्कस करते हैं। एकता प्रणाली जो थी, तो एकता प्रणाली को किसने शुरुआत किया था? तो एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? एकता प्रणाली की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी। इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा आता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये एकता प्रणाली को खत्म कर देता है। और इसके बाद फिर आता है हमारा फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक तो ये एकता प्रणाली को पुनः क्या करता है? फिर से दोबारा चालू करता है। तो पूछेगा कि एकता प्रणाली को दोबारा किसने चालू किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। एकता प्रणाली को नष्ट किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रणाली को सर्वप्रथम किसने लागू किया? तो
इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतनी चीज यहाँ पे याद रखना है। बस यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये है कि जो देवल था, देवल, देवल एक जगह का नाम है, ये सल्तनत कालीन अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। क्या था? सल्तनत कालीन, सल्तनत कालीन, सल्तनत कालीन अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। सल्तनत कालीन अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था, ठीक है। सल्तनत कालीन अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था ये, ठीक है। ये देवल अभी इस समय पर कहाँ है? ये पाकिस्तान के कराची के आसपास पे है। कहाँ पे? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कराची के आसपास, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ से याद रखना है। तो ये ही था हमारा सल्तनत कालीन इतिहास दिल्ली का, ठीक है। और ये हमारा लगभग शायद ये 5वां या 6वां लेक्चर है। ये यहाँ पे खत्म हो गया और इसके बाद फिर हम जो हो तो आगे करेंगे हिस्ट्री में। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ से जो हो तो बाबर कैसे कैसे आक्रमण करता है। इसके पहले थोड़ा सा हम बहमनी जो हो तो साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ पॉइंट जो हो तो करने हैं, जिनकी स्थापना जो हो तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। यहाँ पे एक पॉइंट आप और जो तो नोट कर लीजिएगा कि सल्तनत काल में जो एरिया था, जो सबसे ज्यादा एरिया था, तो किसके समय में था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसके समय पर था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सबसे बड़ा था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सबसे क्या था? सबसे बड़ा था, ठीक है। और इसके बाद जैसे मोहम्मद बिन तुगलक खत्म होता है तो फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो एरिया होता है वो क्या होता है? छोटा होने लगता है, ठीक है। आपने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही विजयनगर और बहमनी नगर साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, ठीक है। हरियर और बुक्का ने विजयनगर की और अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी नगर की स्थापना कर दी थी 1347 में, ठीक है। फिर इसके बाद जो हो तो धीरे धीरे फिरोज शाह तुगलक आया और इन लोगों ने शासन प्रशासन उतना ठीक से चला नहीं पाया और धीरे धीरे ये क्या हो गया? संपीड़ित होने लगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको कायदे से रिवाइज करना है और क्विक रिवीजन करना है। वीडियो को डबल स्पीड में चला करके जल्दी से आप सुन सकते हैं, काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।